बैंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका टर्मिनल 2 नया बना है, उसकी कंस्ट्रक्शन इंडिया के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा परिवर्तन है। पहले एयरपोर्ट सिर्फ नॉर्मल इंटीरियर्स के साथ बनते थे, लेकिन T2 ने दिखाया कि गार्डन थीम यूज करके भी एयरपोर्ट को खूबसूरत बनाया जा सकता है। बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के अलावा गार्डन सिटी के रूप में भी देखा जाता है, तभी इसकी आइडेंटिटी को यहाँ से डिजाइन में उतारने की भी कोशिश की। वैसे तो ये एयरपोर्ट पूरा ग्रीनफील्ड बना था 2008 में, और सारी फ्लाइट्स पुराने HAL एयरपोर्ट से शिफ्ट करके इस नए एयरपोर्ट में ले आए थे। जो इससे पहले टर्मिनल बना था T1, उसको बनाने में लगभग 2470 करोड़ रुपए लगे थे, 4000 एकड़ जमीन में फैला हुआ। फिर 2013 में इसका नाम भी चेंज करके केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया, और धीरे धीरे जैसे बैंगलोर देश के IT और स्टार्टअप हब के रूप में उभरा, यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ के सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। पैसेंजर्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से BIAL, जो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उन्होंने अनुमान लगाया कि एनुअल ट्रैफिक फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 5 करोड़ को भी पार कर जाएगा, और 2028 तक 6 करोड़ को। इस ग्रोथ को संभालने के लिए फिर T2 का विचार रखा गया था। 13,000 करोड़ रुपए लगे, जिसमें टर्मिनल के साथ नया रनवे भी शामिल था। T2 को 2 फेजेस में बनाया जाने का प्लान बना। फेज 1, जिसकी अभी टर्मिनल बिल्डिंग तैयार है, उसमें 5,000 करोड़ रुपए लगे, और फेज 2 जो है उसको कुछ साल में बनाएंगे। थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये इंडिया में, दिल्ली और मुंबई के बाद, और 54th बिजिएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। पिछले साल पूरे एयरपोर्ट ने 4.4 करोड़ पैसेंजर्स को संभाला, और 5.3 लाख टन कार्गो को भी। इस एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो हैं पूरी दुनिया भर के 6 कॉन्टिनेंट्स तक जाती हैं, और डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो 5 कॉन्टिनेंट्स तक। इसके 2 पैसेंजर टर्मिनल्स हैं, जैसे हमने बात की T1 और T2। T1 बना था 2008 में, T2 बना है रिसेंटली, जिसको देश का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट भी कहते हैं। इसमें 2 रनवेज भी हैं। T1 जो है फुली डोमेस्टिक टर्मिनल है, T2 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। यह हब है एयर इंडिया, अलायंस एयर, DHL एविएशन, फेडेक्स एक्सप्रेस, स्टार एयर, और काफी बड़ा ऑपरेटिंग बेस है एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और इंडिगो का भी। इतने मैसिव और फर्स्ट ऑफ अ काइंड टर्मिनल का डिजाइन करना कोई आसान काम नहीं था। 923 किलोमीटर की बैम्बू क्लैडिंग बनानी थी, हजारों टन स्ट्रक्चर के स्टील ट्रसेस, 10,000 स्क्वायर मीटर के हैंगिंग गार्डन्स, और कॉम्प्लेक्स एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम और हाईटेक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को एक ही छत के नीचे फिट करना था, वो भी बिना इश्यूज के। एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती। अगर इसे ट्रेडिशनल 2D CAD ब्लूप्रिंट्स पर डिजाइन किया जाता तो साइट पर हजारों एरर्स आते, जिससे कंस्ट्रक्शन में सालों की देरी और करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता। इसी वजह से BIAL और उनके कॉन्ट्रैक्टर लार्सन टूब्रो ने एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM को इस्तेमाल करके। ये कंप्यूटर बेस्ड 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है, जिस पर डिजाइनर्स पूरा डिजाइन बनाते हैं एयरपोर्ट का, फिर उसमें चेक करते हैं कहीं कोई फॉल्ट या इश्यूज तो नहीं है, इसको कंप्लीट करके फिर इसको रियल लाइफ में उतारा जाता है। ऑटोडेस्क, BIM 360 और रेविट, जो सॉफ्टवेयर के नाम से, उनका उपयोग करके एयरपोर्ट का एक डायनामिक 3D डिजिटल ट्विन बनाया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और स्पेशलिस्ट ने इसी प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम किया। डिजाइन फेज में लगभग 8,400 क्लैशेस दिखे, जिनमें से 1200 क्लैशेस क्रिटिकल थे, जैसे HVAC डक्ट्स, जो AC के डक्ट्स हैं, वो स्ट्रक्चरल कंक्रीट बीम्स के बीच में से निकल रहे थे। इन्हीं डिजिटल मॉडल्स पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया लगभग 4.8 करोड़ रुपीस में। अगर ये क्लैशेस पहले ना देखे जाते और कंस्ट्रक्शन के दौरान सामने आते, तो कंक्रीट तोड़ना पड़ता या डक्ट्स दोबारा मोड़ने पड़ते, तो इससे कम से कम 28 करोड़ का सीधा नुकसान और महीनों का डिले देखने को मिलता। मतलब सिर्फ BIM के एक डिसीजन ने इस प्रोजेक्ट को 5.8 टाइम्स का डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। अब सोचिए, जो स्केल इतने बड़े प्रोजेक्ट का गणित बदल सकती है, वो आज AEC इंडस्ट्री में कितनी वैल्यूएबल होगी। आज के टाइम में BIM के बिना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की कल्पना करना नामुमकिन है। L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, जेकब्स, कॉलियर्स जैसे टॉप फर्म्स को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो इन डिजिटल वर्कफ्लोज में एक्सपर्ट हों। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर BR और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स सिखाई नहीं जाती। तो इसी गैप को फिल करता है नोवेटर, एक प्लेटफॉर्म जहां आर्किटेक्ट, सिविल और MEP इंजीनियर्स वही स्किल्स सीखते हैं जिससे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। नोवेटर का BIM प्रोफेशनल प्रोग्राम, उस पर आप 40 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो, जो AECOM, अरूप और जेकब्स जैसी फर्म्स ने भी वेरीफाई किए हैं। 400 से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटर्स से 1-on-1 गाइडेंस मिलती है, जिनमें से कई रैम्बोली, फॉस्टर प्लस पार्टनर्स और बुरो हैपर्ड जैसे ग्लोबल फर्म से आते हैं। और कोर्स कंप्लीट करने पर ऑटोडेस्क और NSDC सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए अब तक नोवेटर के लर्नर्स को 5,500 से ज्यादा जॉब ऑफर्स भी मिल चुके हैं।
तो अगर आपको भी ये प्रोग्राम एक्सप्लोर करना है तो नीचे कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हो। चलो अब वापस आते हैं T2 के इंटीरियर्स पर। टर्मिनल 2 का डिजाइन जो है वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल फर्म स्किडमोर, ओइंग्स और मेरिल ने तैयार किया। उनके लीड आर्किटेक्ट्स रॉजर डफी और कॉलिन कोप ने पूरे स्ट्रक्चर को इमेजिन किया, कंप्यूटर में उसका डिजाइन बना के फिर उस पर काम शुरू हुआ। उनके साथ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स ग्रांट एसोसिएट्स और भारत के प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने मिलकर एक कल्चरल ओएसिस में बनाया। इसके डिजाइन के पीछे 4 मेजर पिलर्स शामिल थे। एक तो उनका आइडिया था टर्मिनल इन अ गार्डन बनाने का, दूसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना, तीसरा जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इनकॉर्पोरेट करना, और चौथा बैंगलोर और साउथ इंडिया की आर्ट और कल्चर को भी दिखाना। जो इस फर्म के डिजाइन हेड है उनका एम था कि एयरपोर्ट को इतने शोर शराबे और भागदौड़ के बीच पैसेंजर को एक शांति का अनुभव करवाना। ट्रेडिशनल टर्मिनल बिल्डिंग्स जहां स्टील और ग्लास के हेवी स्ट्रक्चर्स पर निर्भर करती हैं, वहीं T2 ने इंजीनियर्ड बैम्बू और नेचुरल स्टोन्स का उपयोग किया और एक नया ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया। 2.5 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है ये टर्मिनल और इसका जो फेज 1 है उसमें 2.5 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर को भी हैंडल कर सकता है। इसके बनने से पूरे एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़कर होगी 5.1 करोड़। इसको ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या हेवी एल्यूमिनियम क्लैडिंग के बजाय इंजीनियर्ड बैम्बू के उपयोग से बनाया गया, जो ट्रेडिशनल इंडियन केन वीविंग से इंस्पायर्ड है। इस मुद्दे पर रिसर्च और डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा ऑल्ट प्लस टेक्नोलॉजीज और लिंडर ग्रुप के साथ मोसो इंटरनेशनल बीवी ने संभाला। रॉ बैम्बू स्टेम्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनका साइज, शेप और क्वालिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती। ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर के बदलने पर उनमें क्रैक्स आ सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मोसो बैम्बू एंड विजन ने लैमिनेटेड बैम्बू ट्यूब्स को डेवलप किया। ये ट्यूब्स हाई डेंसिटी कंप्रेशन और पॉलीमर इंटीग्रेशन के जरिए बनाई गई, जो इसे फायर रिटार्डेंट, एंटी टर्माइट और हाईली ड्यूरेबल भी बनाती है। बैम्बू के इस मैसिव यूज ने न केवल इंटीरियर को एक अर्थ टोन एस्थेटिक प्रदान किया, बल्कि निर्माण के कार्बन फुटप्रिंट को भी बचाया, जो लगभग 716 हाउस होल्ड की जो एवरेज एनुअल एनर्जी कंजम्पशन होती है के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉक करके रख सकता है। दोनों टर्मिनल्स के बीच डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है, जिसे कनेक्ट करने के लिए फ्री एसी शटल बसेस हर 10 से 15 मिनट में भी चलती हैं, तो बिना किसी ज्यादा परेशानी के ट्रांसफर कर सकते हैं पैसेंजर्स। कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स ने इसे वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक माना है। ऑर्डिनरी बैम्बू जो है वो फायर प्रूफ इंजीनियर वुड में बदला इन्होंने, और विशाल ग्रीन स्ट्रक्चर को चलाने के लिए एक आर्टिफिशियल माइक्रो क्लाइमेट और एडवांस्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी बनाया। एक जमाने में बैंगलोर को इंडिया का गार्डन सिटी कहा जाता था, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में जब से ये इंडिया की सिलिकॉन वैली और IT हब बना है, तब से यहाँ तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ और कई जगह पे पेड़ काटे गए, कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी होती गई, ग्रीन कवर धीरे धीरे कम होता गया। जब बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना एक्सपेंशन के बारे में सोचना शुरू किया तो उनके पास 2 रास्ते थे। या तो एक ट्रेडिशनल कंक्रीट एंड स्टील का टर्मिनल बना सकते थे, जो कि काफी कॉमन है, दुनिया के हर बड़े शहर में दिखता है, या फिर वो कुछ ऐसा करते जो बैंगलोर की रूट्स, उसकी हेरिटेज को वापस लाए। तो अथॉरिटीज ने चुना दूसरा रास्ता, एक इम्पॉसिबल सा लगने वाला विजन, टर्मिनल इन अ गार्डन। इस विजन को रियल लाइफ में उतारने के लिए दुनिया के सबसे स्मार्ट ब्रेन्स लगाए गए, जो स्किडमोर, ओइंग्स और मेरिल आर्किटेक्चरल फर्म को चुना गया। इसके लिए उन्होंने बुर्ज खलीफा भी बनाया था दुबई में, और मुंबई एयरपोर्ट का आइकॉनिक T2 भी डिजाइन किया। दूसरे ग्रांट एसोसिएट्स थे जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने ही सिंगापुर के वर्ल्ड फेमस गार्डन बाय द बे को डिजाइन किया है। तीसरे अबू जानी और संदीप खोसला जो हैं, उनके हॉट कुटूर फैशन और इंटीरियर डिजाइनर जो हैं काफी फेमस है और लोकल कल्चरल आइडेंटिटी और आर्टिस्टिक टच देते हैं इसको। मैं भी जब भी जाता हूँ इस एयरपोर्ट पे तो लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट को अच्छे से घूमूं। वहाँ पे थोड़ा सा आउटडोर एरिया भी है और बीच में एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे चिड़ियां भी दिखती है आपको इंडोर में, तो ऐसा लगता है आप नेचर में हो, आउटसाइड हो। अक्टूबर 2018 में जो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो L&T को T2 बनाने के लिए डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस मैसिव एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के पीछे 13,000 करोड़ रुपए लगे, जिसमें एक पैरेलल रनवे भी शामिल था। तो आज देखा जाए BIAL कंसोर्शियम जो है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। 4 मेजर इक्विटी पार्टनर्स है उसमें। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स के पास 54% इक्विटी है, सीमेंस प्रोजेक्ट्स वेंचर्स के पास 20% इक्विटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 13% और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की KSIIDC के पास 13%। जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो लगा था ये कुछ सालों में बन जाएगी, लेकिन 2020-21 में कोविड
कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप पड़ गई। बैम्बू मटेरियल जो नेदरलैंड और चाइना से आने थे और टेक्निकल स्पेशलिस्ट भी जो दूसरे देशों से आने थे यहाँ हेल्प करने के लिए, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टीम ने BIM और रिमोट डिजिटल सॉल्यूशंस का उपयोग करके एग्जीक्यूशन चालू रखा, लेकिन डिलेज फिर भी देखने को मिले। 2022 में फिर फाइनली इसका इनॉग्रेशन हुआ। डोमेस्टिक ऑपरेशंस पहले फुली शुरू हो गए थे, जिसमें रीजनल एयरलाइंस भी शामिल थी, लेकिन सितंबर 2023 से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को T1 से T2 में शिफ्ट कर दिया और T2 एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, प्लस कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी उड़ती हैं। T1 फुली डोमेस्टिक हो गया। तो फेज 1 की बात करें तो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को संभालने की कैपेसिटी है। तो इसी को आगे एक्सपैंड करेंगे फेज 2 में, जिसमें टर्मिनल को और 4.4 लाख स्क्वायर मीटर एक्सपैंड करेंगे और 3.4 करोड़ पैसेंजर्स को और संभाल पाएगा। यानी टोटल T2 की ही कैपेसिटी हो जाएगी 6 करोड़ पैसेंजर्स और T1 प्लस T2 की हो जाएगी 7.5 करोड़ पैसेंजर। टर्मिनल का सबसे बड़ा आकर्षण इसका इंजीनियरिंग बैम्बू आर्किटेक्चर है, जिसकी हमने बात की। जब आप ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ से लकड़ी के लाखों बारीक धागों को वीव किया है, जैसे ट्रेडिशनल इंडियन केन बास्केट्स बनाई जाती हैं वैसे। लेकिन एक एयरपोर्ट में जहां हर दिन हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं, एक्सट्रीम सेफ्टी रेगुलेशंस भी होते हैं, वहां आम बैम्बू कैसे लगा सकते हैं? रॉ बैम्बू के साथ 3 सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। एक तो वो अनस्टेबल शेप होती है उनका स्टेम अलग अलग डायमीटर और क्वालिटी का होता है। मॉइस्चर और क्रैकिंग उसमें होती है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या तापमान बढ़ेगा तो ऑर्डिनरी बैम्बू में क्रैक्स आ सकते हैं। तीसरा है फायर हैजर्ड। बैम्बू एक ऑर्गेनिक मटेरियल है तो जो आग स्पीड से पकड़ता है, तो इस इम्पॉसिबल जो डिजाइन की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए यूरोप की लिंडर ग्रुप और नेदरलैंड्स की मोसो इंटरनेशनल BV जो कंपनीज हैं, उन्होंने रॉ बैम्बू को कन्वर्ट किया मोसो बैम्बू एनविजन जो उनका नाम है, राउंड लैमिनेटेड ट्यूब्स में जो बैम्बू जैसे दिखती हैं। इसको कहते हैं इंजीनियर्ड बैम्बू। रॉ बैम्बू स्टेम्स को फाइन फाइबर्स में स्प्लिट किया, फिर उन्हें हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर रॉ रेजिन्स के साथ कंप्रेस किया। इस केमिकल प्रोसेस से जो बैम्बू निकला उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्टील से भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, इसे काफी हाई फायर रेटिंग भी मिली। यानी ये मटेरियल कंप्लीटली फायर रेजिस्टेंट है और आग लगने पर स्मोक टॉक्सिसिटी को भी कम से कम रखता है। इस मटेरियल का एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखें तो पूरे टर्मिनल में 800 किलोमीटर से भी ज्यादा इंडोर बैम्बू है और 200 किलोमीटर से भी ज्यादा आउटडोर बैम्बू लगाया गया है। तो ये इंजीनियर बैम्बू अपने पूरे लाइफ साइकिल में 26.5 लाख किलो का कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने अंदर ब्लॉक करके रखेगा। 26.5 लाख किलो, ये उतना कार्बन है जो 716 एवरेज हाउस होल्ड की साल भर कंजम्पशन से जनरेट होता है। इसके अलावा एक फॉरेस्ट बेल्ट बनाई T2 में, जो एक 90 मीटर चौड़ा काफी घना डेंस ग्रीन एरिया बनाया गया है, जो सिक्योरिटी ब्लॉक्स और बोर्डिंग गेट्स है उसके बीच में बनाया है। जब यात्री सिक्योरिटी चेक इन क्लियर करते हैं तो उन्हें प्लेन्स तक पहुंचने के लिए एलिवेटेड एयर कंडीशन शीशे के ब्रिजेस से गुजरना पड़ता है। उस ब्रिज के नीचे आप देखोगे और साइड में देखोगे तो आपको ये घना फॉरेस्ट दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ जंगल दिखावे के लिए नहीं है, इस पूरे एनवायरनमेंट का एक साइंटिफिकली डिजाइन फंक्शन है माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट। इस ग्रीन बेल्ट से इंडोर वाटरफॉल्स और डायनामिक वाटर कैस्केड्स के बहाव के कारण टर्मिनल के अंदर का तापमान आसपास के एम्बिएंट टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। इस नेचुरल कूलिंग इफेक्ट के चलते जो एयर कंडीशन सिस्टम है उस पर भी लोड 25% तक कम हो जाता है पीक टाइम पे। तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, काफी दूसरी बिल्डिंग्स या टर्मिनल्स में ये यूज किया जा सकता है। आप सोच रहे होगे हर रोज लाखों लीटर पानी चाहिए होता होगा, तो क्या इसके लिए शहर का पीने का पानी बर्बाद होता है क्या? तो यहाँ डिजाइन किया है उन्होंने एक क्लोज लूप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। टर्मिनल की छत पर पड़ने वाली जो हर एक रेन वाटर ड्रॉपलेट है उसको कैप्चर किया जाता है और इसको फिर रूफ ड्रेनेज सिस्टम से पाइपलाइंस के जरिए सेव किया जाता है 6 बड़े रिजर्वॉयर्स में, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 41 करोड़ लीटर। इसको फिर एडवांस प्यूरिफिकेशन सिस्टम और आरओ के जरिए पास किया जाता है। फिर इस फिल्टर पानी का हिस्सा ड्रिप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो है एसी के जो कूलिंग टावर्स है वहां पे सर्कुलेट होता है। तो इसमें 4 मेजर जोन्स है। एक तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन जोन, यहाँ 30 से ज्यादा एडवांस्ड माइग्रेशन काउंटर्स लगाए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट ई गेट्स भी हैं ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला समय 40% से कम किया जा सके। दूसरा बैगेज क्लेम हॉल, यहाँ 9 हाई स्पीड बैगेज बेल्ट्स लगाई गई हैं और अल्ट्रा क्वाइट मैकेनिक्स भी हैं ताकि ज्यादा शोर ना हो। ये सब था लेवल 0। फिर आता है लेवल 1 जो डिपार्चर के लिए यूज होता है। इसमें 95 चेक इन काउंटर्स हैं, सेल्फ सर्विस बैकड्रॉप्स हैं, कियोस्क भी शामिल है, 17 सिक्योरिटी लेन्स है ATRS यानी ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम्स के साथ, जो सिक्योरिटी को 2.5 गुना तेज करती है। डीजी यात्रा का भी यूज होता है जिससे स्पीड बढ़ती है। सिक्योरिटी के बाद फिर बोर्डिंग गेट्स आते हैं जो 22 कॉन्टैक्ट गेट्स हैं इसमें और 15 बस बोर्डिंग गेट्स हैं। तो ये बोइंग 777 और एयरबस A350 को एक साथ सर्विस भी कर सकता है।
इंटरनेशनल लाउंज जो है एक प्रीमियम लाउंज है, यहाँ पे स्पा है, प्राइवेट मिनी सिनेमा है, लाइव इंटरैक्टिव किचन है और रीडिंग लाइब्रेरी भी है। एयर इंडिया का सिग्नेचर महाराजा लाउंज भी इधर है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस का प्रीमियम सीटिंग भी है। एयरपोर्ट कितना भी खूबसूरत और एडवांस क्यों ना हो, अगर शहर से लोग वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, बिना ट्रैफिक में फंसे, तो उसकी सारी सुविधाएं फीकी पड़ जाती हैं। बेंगलोर का ट्रैफिक तो ग्लोबली इनफेमस है। देवरनहल्ली के पास जो ये एयरपोर्ट है 40 किलोमीटर दूर सिटी से, वहाँ लोगों को घंटों लग जाते हैं, ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है और परेशान हो जाते हैं वो लोग। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए 3 मैसिव प्रोजेक्ट्स जो है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, उस पर काम चल रहा है। सबसे पहला तो है नम्मा मेट्रो की ब्लू लाइन, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड से शुरू के पूरे आउटर रिंग रोड से होते हुए फिर हेबल से होते हुए एयरपोर्ट तक जाती है। तो उसकी कॉस्ट होगी 15,000 करोड़ रुपए और स्पीड से काम चल रहा है, अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन जो इसका 2B पार्ट है वो है केआरपुरा से एयरपोर्ट तक 38 किलोमीटर लंबा। इसमें 17 मॉडर्न स्टेशन होंगे, नागवारा, हेबाल, जेलहंका, बगालूर, एयरपोर्ट सिटी और KIL टर्मिनल्स। ब्लू लाइन की ओपनिंग देखें तो दिसंबर 2026 तक कह रहे हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड से केआरपुरा स्टेशन तक, और हेबल से एयरपोर्ट का जो है सेक्शन वो दिसंबर 2027 तक खुल सकता है। इसमें जो ट्रेन चलेंगी उसमें एक्स्ट्रा बैगेज रैक्स भी होंगे और रियल टाइम फ्लाइट डिस्प्ले सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है एयरपोर्ट रोड टनल प्रोजेक्ट। ये चोक पॉइंट जो है उनको बाईपास करने के लिए कर्नाटका के CM DK शिव कुमार ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है 1140 करोड़ रुपए का। 2.18 किलोमीटर लंबी 6 लेन की ये टनल होगी, जिसका टारगेट रखा है 18 महीनों में पूरे करने का, जो कि होना मुश्किल है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो NHAI का 51 करोड़ की एक टनल स्टाइल सर्विस रोड बनाने का है। ये है हेबल ट्रम्पेट इंटरसेक्शन पर, जहां पर सबसे ज्यादा बॉटलनेक देखने को मिलता है, क्योंकि आउटर रिंग रोड और NH44 जो मेन रोड है एयरपोर्ट की, यहाँ पे मिलती है। ये रोड लगभग 320 मीटर कवर्ड टनल स्टाइल में बनेगी, 800 मीटर सरफेस लेवल पर। चौथा एक और प्रोजेक्ट है विंड टनल जंक्शन, जो ओल्ड एयरपोर्ट रोड के नीचे से अंडरपास बनेगा। इसकी कॉस्ट आएगी लगभग 19.5 करोड़ रुपए और 300 मीटर लंबा होगा, 4 लेन वाइड। इसके बनने से वेलारा जंक्शन से लेकर होप फार्म वाइटफील्ड तक 17 किलोमीटर का लंबा रूट लगभग पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो जाएगा, जिससे यात्रियों का 15 से 20 मिनट टाइम भी बचेगा एयरपोर्ट पहुंचने में। अब जब हमने टर्मिनल 2 के हर एक एस्पेक्ट को गहराई से समझ लिया, तो एक फाइनल कंपैरिजन देख लेते हैं T1 और T2 के बीच। T1 जो है 1,50,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, वहीं T2 2.5 लाख। T1 की कैपेसिटी 2.6 करोड़ पैसेंजर्स की है और T2 की 2.5, जिसको अभी स्केल करके 6 करोड़ कर देंगे, जैसे मैंने बात की। T1 जो आर्किटेक्चर था उसका मॉडर्न इंडस्ट्रियल यानी स्टील और ग्लास का जो ट्रेडिशनल डिजाइन है उससे बना। T2 का जो था टर्मिनल इन गार्डन का बना। T1 में 70 चेक इन कियोस्क हैं, T2 में 95। T1 में 25 बोर्डिंग गेट्स हैं और T2 में 22 कॉन्टैक्ट गेट्स और 15 बस गेट। ये टर्मिनल 2 जो है वो सिर्फ एक बिल्डिंग या टर्मिनल नहीं, बल्कि देश का नाम गर्व से ऊंचा ले जाता है। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट बहुत ही कम जगह में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, मॉडर्न इंजीनियरिंग सबका इस्तेमाल करके इसको इतना यूनिक बनाया। कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को रियल लाइफ में लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है और सख्त जरूरत होती है एक ऐसी स्किल्ड वर्कफोर्स की जो डायनामिक डिजिटल वर्कफ्लोज और BIM टेक्निक को अच्छे से समझती हो। अगर आप भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, नोवेटर के प्रोग्राम को जरूर चेक आउट करें और अपना करियर ट्रांसफॉर्म करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।